हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। आज की वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सेकंड क्लास है। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो ये हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सेकेंड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करें। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आप जानते हैं कि हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हैं। डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी क्या है और एनवायरनमेंट क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। हेरिडिटी इज़ स्टैटिक। हेरिडिटी जो है वो स्थिर है, जिसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। बट अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं सो एनवायरनमेंट इज़ आर डायनामिक। एनवायरनमेंट परिवर्तनशील है, हमेशा बदलता रहता है। एक जैसा हमारा एनवायरनमेंट कभी भी नहीं रहता। लेकिन अगर हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो वो हमेशा स्टैटिक रहती है। मीन्स जो चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिली हैं उनमें कभी भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कि हमारे आइज़ का कलर हो गया, हमारे बॉडी का कलर हो गया, तो ये सब चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती। हेरिडिटी फिक्स इन नेचर। नेचर में हेरिडिटी फिक्स है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगर हम हेरिडिटी के बारे में डिटेल में जानें तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्रोमोसोम्स के थ्रू हमारे अंदर हमारे माता पिता से, हमारे पेरेंट्स से जीन्स आते हैं। जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स में क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं, जिसे 23 पेयर्स में डिवाइड किया जाता है। अब इन पेयर्स में 22 पेयर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है, पर एक पेयर ऐसा होता है जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। इस क्रोमोसोम के थ्रू एक जो बच्चा है वो गर्ल होगा बॉय होगा वो डिसाइड होता है। तो यहाँ आपको समझ आया कि हमारे पेरेंट्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं और 1 पेयर होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, जिसके थ्रू लड़का या लड़की डिसाइड होता है कि क्या बच्चा होने वाला है। अब अगर हम मेल की बात करें तो उसमें एक्स और वाई होते हैं और फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो अगर एक्स एक्स मिलकर बनते हैं तो वो फीमेल बनेगी, एंड अगर एक्स वाई मिलकर सेल्स बनते हैं तो एक्स वाई यानी कि मेल बनेगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से हेरिडिटी के थ्रू एक बॉय एंड गर्ल का डिसाइड होता है, किस तरह से एक बच्चा अपनी माँ के पेट में डेवलप होता है, किस तरह से बनता है। इसके बाद अगर हम ट्विंस चाइल्ड की बात करें, और मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि क्रोमोसोम्स के कितने होते हैं, कितने पेयर्स में डिवाइड होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, ऑटोसोम्स कितने होते हैं। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये आपको बताना ज़रूरी था। अब हम बात कर लेते हैं ट्विंस चाइल्ड की। अब ट्विंस चाइल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आइडेंटिकल ट्विंस, सेकंड पैटर्नल ट्विंस। अब आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोजाइगोटिक भी कहा जाता है। तो अगर आपसे सीटेट में मोनोजाइगोटिक नाम से पूछा जाता है कुछ, तो इसका मतलब है आइडेंटिकल ट्विंस। यहाँ पर आपसे मोनोजाइगोटिक की क्वालिटी पूछी जा सकती है। तो मोनोजाइगोटिक की क्वालिटी ये है कि बच्चे बिल्कुल सेम होंगे, दिखने में सेम होंगे, सेक्स उनका सेम हो सकता है, मीन्स गर्ल गर्ल हो सकती हैं या बॉय बॉय हो सकते हैं। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, थिंकिंग लेवल है, वो सेम हो सकता है। मीन्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी इतनी होती है कि 90% बच्चे सेम होते हैं अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं, मोनोजाइगोटिक हैं। सेकंड है पैटर्नल ट्विंस। पैटर्नल ट्विंस वो ट्विंस होते हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मीन्स बिहेवियर में डिफरेंट होंगे, दिखने में डिफरेंट होंगे, अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग लेवल उनका डिफरेंट होगा। उसे कहेंगे डाईजाइगोटिक। तो डाईजाइगोटिक मीन्स पैटर्नल ट्विंस जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। सो आई होप कि ट्विंस का कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। एंड मोनोजाइगोटिक एंड डाईजाइगोटिक में क्या डिफरेंस है यह आपको पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम नेचर एंड नर्चर की। अब नेचर क्या होता है और नर्चर क्या होता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, नेचर मीन्स हेरिडिटी, जो कभी नहीं चेंज होता। हम कहते हैं ना कि हमारी इंसान का नेचर कभी भी चेंज नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इट मीन्स हेरिडिटी से उसे जो भी चीज़ें मिली हैं वो वैसी ही रहेंगी, वो चाह कर भी उनमें बदलाव नहीं कर सकता। सो इट मीन्स हेरिडिटी इज़ आ नेचर बट एनवायरमेंट इज़ आ नर्चर। नर्चर मीन्स वो चीज़ें जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली भी चेंज हो सकती हैं। अब हमारा एनवायरनमेंट भी टू टाइप्स में डिवाइड होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो यह वह एनवायरनमेंट है जो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसे जो एनवायरनमेंट मिलता है। अगर एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही नहीं होती है तो उसके कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मदर का ड्रग एडिक्ट होना, न्यूट्रिशन की कमी, और जैसे कि टेंशन, डिप्रेशन, ये सभी चीज़ें हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं। अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारे आसपास का माहौल, जो हमारी सराउंडिंग है, हमारा खान पान, रहना सहना, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी किस तरह की है, उससे हम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो सब यहाँ पर मैटर करता है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपमेंट इक्वल्स टू एच इंटू ई, मीन्स डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमारे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को मिलाकर हमारी ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है, फिर चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, सोशल हो, मॉरल हो, कोग्निटिव हो, सारे एस्पेक्ट जो हैं हमारी डेवलपमेंट के वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर बेस्ड हैं। तो आई होप कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, यह भी आपके सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी प्रिंसिपल के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका कौन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी चेंज। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी चेंज क्या है? आप जानते हैं जो डेवलपमेंट है हमारा वूम टू टॉम्ब प्रोसेस है, मीन्स गर्भ से लेकर कब्र तक का ये प्रोसेस है, कंटिन्यूअस चलने वाला एक प्रोसेस है। ग्रोथ इज़ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ मेचुरेशन पर आकर रुक जाती है बट डेवलपमेंट हमारी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। डेवलपमेंट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, ये गतिशील प्रक्रिया है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है। तो जैसे कि हम कोई भी काम सीखते हैं उसके बाद हम कुछ और सीखेंगे। फॉर एग्जांपल एक बच्चा फर्स्ट क्लास में है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ और होगा, सेकंड में आया उसमें कुछ और क्वालिटीज़ आएंगी, थर्ड में आया कुछ और स्किल्स डेवलपमेंट होंगी, फोर्थ में आया कुछ और चीज़ें सीखेगा वो। तो इस तरह से पूरी लाइफ हमारा जो डेवलपमेंट है वो चलती रहती है। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अगर हम किसी भी चाइल्ड की, किसी भी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, मीन्स इजी टू हार्ड। सबसे पहले हम इजी काम, जनरल चीज़ें करते हैं, उसके बाद वो स्पेसिफिक हो जाती हैं, मीन्स हमारे बिहेवियर में, हमारे नेचर में आ जाती हैं। जैसे कि एक बच्चा सबसे पहले अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके बाद वो बैठना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, तो जनरल चीज़ों से स्पेसिफिक की तरफ वो बढ़ता है। अब थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट को। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने अभी बैठना सीखा है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि थोड़े टाइम बाद ये खड़ा होना सीख सकता है, चलना सीख सकता है। अगर कोई बच्चा एक दो वर्ड्स बोलना सीखता है तो हम ये प्रिडिक्ट करेंगे ना कि आगे ये और ज़्यादा वर्ड्स बोल सकता है, मीन्स हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि अभी बच्चा 2 साल का हुआ है, 1 साल का हुआ है, अब इसके दांत आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हम प्रिडिक्शन करते रहते हैं डेवलपमेंट की। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर हम इस प्रिंसिपल की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। मीन्स कोई भी, मीन्स पहले
हर एक इंडिविजुअल की थिंकिंग लेवल, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसकी स्किल्स, उसकी क्वालिटी, उसकी पर्सनालिटी, सभी चीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है। इन हर पर्सन अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी होता है। सो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर हम फिफ्थ प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न सीक्वेंस, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। जैसे कि एक बच्चा सबसे पहले अपने हेड को कंट्रोल करेगा, उसके बाद वो अपने हैंड्स को, लेग्स को कंट्रोल करेगा, देन वो क्रॉलिंग करना सीखेगा, फिर उसके बाद वो बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो इसी तरह से एक सिक्वेंशियल ऑर्डर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा सबसे पहले दौड़ना सीखेगा उसके बाद में वो भागना सीखेगा, ऐसा प्रोसेस नहीं होता। हर चीज़ का एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न बना हुआ है कि इसी के अकॉर्डिंग एक बच्चे की डेवलपमेंट होगी। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। सिक्स प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या है? एक डायरेक्शन में बच्चे की डेवलपमेंट होती है, किसी भी इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट होती है वो एक डायरेक्शन में होती है। इसके लिए हमें दो चीज़ें दी गई हैं, सिफेलोकोडाल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल, जो कि आपने अपने जो टीचिंग कोर्स किया है, डीएलएड किया है अगर आपने, तो इसके फर्स्ट ईयर में आपने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ा होगा सिफेलोकोडाल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है। सिफेलोकोडाल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो हेड टू टोय होता है। मीन्स एक बच्चा सबसे पहले अपना हेड कंट्रोल करना सीखता है, देन उसके बाद अपने दोनों हैंड, उसके बाद स्टमक, उसके बाद अपने लेग्स को कंट्रोल करना सीखता है। अगर हम प्रोक्सिमो डिस्टल की बात करें तो वो सेंटर टू आउटवर्ड होता है। मीन्स सबसे पहले वो अपने हार्ट को कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद में अपनी फीलिंग्स को किस तरह से कंट्रोल करना, मीन्स उसका प्रोसेस सेंटर से आउटवर्ड की ओर होगा। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमारी डेवलपमेंट है आपस में इंटीग्रेट होती है, इस एक दूसरे को इंटीग्रेट करती है। अब इंटीग्रेशन मीन्स हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है वो मोरल डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट करेगी, मोरल डेवलपमेंट है फिजिकल डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट करेगी। तो जो भी हमारी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अब ये जो प्रिंसिपल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन क्या है? हमारी ग्रोथ एक टाइम पर आकर रुक जाती है, वो टाइम होता है हमारे मैच्योरेशन का। जब कोई भी एक इंडिविजुअल मैच्योर हो जाता है तो उसकी ग्रोथ उस टाइम पर आकर स्टॉप हो जाती है। लर्निंग जो है हमारी वो कभी भी स्टॉप नहीं होती। लर्निंग इज़ ऑल्सो आर डायनामिक प्रोसेस, इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग हमारी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बट मैच्योरेशन जो है वो लर्निंग पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है, क्योंकि मैच्योरेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी लर्निंग जो है पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में है, किस तरह से हमें अपनी लर्निंग का यूज़ करना है, किस तरह से मैच्योरेशन लर्निंग के थ्रू एक बच्चे की, एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब इस प्रिंसिपल के बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि एक इंडिविजुअल, एक बच्चा, एक इंसान किस तरह से हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। जैसे कि नेचर एंड नर्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। जो हमारे डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, उसका एक दूसरे से इंटर रिलेशन है। मीन्स अगर एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है तो उसका इफ़ेक्ट उसके सोशल, मोरल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर भी पड़ेगा। अगर एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं आता है तो उसका इफ़ेक्ट उसके फिज़िकल डेवलपमेंट पर भी होगा। इसी तरह से जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। अब जो हमारा
डेवलपमेंट है वो कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, वो स्पाइरल फॉर्म में चलता है। अब स्पाइरल फॉर्म का मतलब क्या है? मीन्स हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वहाँ पर हम एक टाइम पर आकर स्टॉप हो जाते हैं, फिर उस चीज़ की हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस करते करते जब हम उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मीन्स हमें इतनी नॉलेज हो जाती है उसकी, हम इतने ज़्यादा हमें उसकी हैबिट हो जाती है कि उसके बाद हमें मीन्स ऑटोमेटिकली हम उस काम को करने लगते हैं। तो इस तरह से हमारी जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल फॉर्म में चलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के टीचिंग मेथड की, कि किस तरह से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, उनका जो इंटरेस्ट है स्टडी में वो हो। हम किस तरह से क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, किस तरह से लाइफ लॉन्ग लर्निंग उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ मेथड सजेस्ट किए गए हैं जिन्हें यूज़ करके हम एक बच्चे को बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हैं जो कि उसके लिए लाइफ लॉन्ग होगी। तो फर्स्ट मेथड है हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड। आप सभी जानते हैं आपके दादा दादी नाना नानी ने आपको बहुत सारी बचपन में स्टोरीज़ सुनाई होंगी, जो स्टोरीज़ आपको अभी तक याद हैं। अब क्यों याद हैं वो आपको? क्योंकि स्टोरीज़ हमें पसंद है, स्टोरी सुनना हमें पसंद है। स्टोरी के थ्रू हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, हमें अच्छा लगता है स्टोरी सुनना। तो इसी रीज़न से स्टोरी टेलिंग मेथड को हम स्टडी में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लर्निंग को नॉलेज को लाइफ लॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट बुक मेथड। अब टेक्स्ट बुक मेथड वो मेथड है जिसमें हम बुक का यूज़ करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे स्कूल्स में यूज़ किया जाता है। इस मेथड के थ्रू एक बच्चे का रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्योंकि रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लर्निंग। नेक्स्ट हमारा थर्ड मेथड है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड इज़ अ हिस्ट्रिकल मेथड। सबसे पुराना हमारा मेथड है जो कि बहुत सालों से स्टडी के लिए चला आ रहा है। लेक्चर मेथड में चॉक एंड टॉक मेथड होता है। चॉक एंड टॉक मेथड में एक जो टीचर होता है वो बोलता रहता है और जो बच्चे होते हैं वो पैसिव लिसनर होते हैं। सम टाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे एक्टिव लिसनर होते हैं, बट ज़्यादा टाइम अगर हम बात करें तो स्टूडेंट पैसिव लिसनर होते हैं। टीचर का उसमें रोल होता है, मीन्स टीचर सेंटर्ड लर्निंग हम कह सकते हैं लेक्चर मेथड को। अगर हम फोर्थ मेथड की बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को हम एग्जाम्पल या फिर प्रेजेंटेशन मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एक टीचर खुद डेमो देगा, मीन्स डेमो देकर बच्चों को समझा सकता है। अगर हम कोई स्टोरी बता रहे हैं तो स्टोरी में जो भी हमारे पात्र हैं, जो भी उसमें लोग हैं, उनको हम मीन्स लाइव प्रोसेस करा सकते हैं। मीन्स बच्चों को एक्टिंग करने के लिए हम बोल सकते हैं, जैसे कि नुक्कड़ नाटक होते हैं, इस तरह से हम नाटक बच्चों से करवा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। उसके बाद आता है हमारा ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड के थ्रू भी हम बच्चों को एक अच्छी इफ़ेक्टिव लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड। अब क्वेश्चन आंसर मेथड भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें हमें बच्चों की नॉलेज के बारे में पता चलता है कि प्रीवियस उन्हें कितनी नॉलेज है टॉपिक के बारे में, कितना वो जानते हैं, कितना उन्हें बताने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ कमी है, तो इस कितना बच्चों को इंटरेस्ट है, ये सभी चीज़ें हम क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू पता लगा सकते हैं। एक्टिव लर्नर हम बच्चों को बना सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड इज़ अ गुड मेथड फॉर हर टीचिंग, क्योंकि डिस्कशन मेथड में हम बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं, या तो अगर हम सेम क्वालिटी के बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं या फिर हम अलग अलग क्वालिटी के बच्चों का भी ग्रुप बना सकते हैं। मीन्स कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो उनके साथ हम वीक स्टूडेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, जिससे वो वीक स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट बच्चों के बराबर सोच सकें, उनके साथ मिलकर सोच सकें, जिससे उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल में डिफरेंस आए, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई हो। तो इस तरह से डिस्कशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड। और ह्यूरिस्टिक मेथड हमारा वो मेथड है जिसमें हम न्यू चीज़ों को क्लास में यूज़ करते हैं। मीन्स ह्यूरियस चीज़ों को आप
ह्यूरिस्टिक मेथड वो मेथड है जिसमें हम क्लासरूम में नई नई चीज़ों को, टीचिंग एड हो गया हमारा, और हम लाइव एग्जांपल्स का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे क्लासरूम में चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका यूज़ करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चों को यूरियस टाइप से हम टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड में हम नई नई चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हम बच्चों की इतनी थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं कि वो खुद उस टॉपिक के बारे में डिस्कवर करें। उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल इस तरह से क्रिएट हो, इस तरह से उनके सोचने की क्षमता डेवलप हो कि उन्हें किसी भी टॉपिक के बारे में हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं देना पड़े, बल्कि बच्चे खुद उसके बारे में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट लास्ट हमारा मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू हम बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड में हम नए नए प्रोजेक्ट्स का, टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 3D प्रोजेक्ट होते हैं, या फिर कोई फाइल हो गई, कोई और मीन्स किसी भी तरह का हम प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने में। क्योंकि बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छा समझ आता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्लासरूम इफ़ेक्टिव एंड क्रिएटिव होता है। तो इन सभी मेथड्स के थ्रू हम लर्निंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं, लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उसे मीनिंगफुल बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आज की क्लास समझ आई हो, इस चैप्टर में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।